Hello dear students, very good morning to all of you. आज हम लोग जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो बहुत कम ही समय में ख़त्म भी हो जाएगा। अब कहेंगे कि ऐसा क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं जो जल्दी शुरू भी होगा और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। आज शुरू ही कर रहे हैं और 1 से 2 दिन में बहुत हो गया तो ख़त्म भी हो जाएगा। असल में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ लॉगरिथम, और लॉगरिथम के लिए आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9 में तो है, लेकिन इसके बाद आईसीएसई बोर्ड में भी कहीं पर मेंशन नहीं है कि लॉगरिथम भी कोई एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ क्लास शब्द मिटा रहा हूँ। क्लास है लेकिन कोई पार्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है क्लास का। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लॉगरिथम। ठीक है, ये 2004 या उससे पहले जो 86 में नया सिलेबस आया था और 2005 में सिलेबस में कुछ सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो वही रहा 10+2+3, जो अब नए सिस्टम में 5+3+3+4 हो गया है। तो अभी किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स में चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक में चेंज नहीं किया गया है। और इसी संदर्भ में ऐसा चीज़ जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन बिना इसके 11 और 12 तो होना नहीं है, यानी सीबीएसई के 2005 एंड आउटवर्ड्स के में लॉगरिथम का चैप्टर सदा के लिए लगता है कि हटा दिया गया है। लेकिन 11 में जैसे ही आप केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो मोल कंसेप्ट का स्टडी बिना लॉगरिथम के नहीं होगा। पीएच वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल, वो बिना लॉगरिथम के नहीं होगा, जो 11 में ही पढ़ना है। और सिलेबस में लॉगरिथम है ही नहीं, और सीबीएसई के जूनियर क्लास में भी नहीं है, सीनियर में भी नहीं है, तो पढ़ना कब है? बिना पढ़े होना भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग तो पढ़े हैं, सिलेबस में था और बहुत ज़्यादा था इंटरमीडिएट में जब मैं पढ़ता था तब। लेकिन बाद में ये आईसीएसई बोर्ड में तो शामिल किया गया कि 9 में ही शामिल कर देते हैं। सीबीएसई भी 9 में शामिल कर लिया। असल में सीबीएसई और आईसीएसई में क्या होता है, जो सीबीएसई में कोई नया चीज़ ऐड होता है तो आईसीएसई के स्टूडेंट को घाटा ना लगे, इसलिए वो अपने सिलेबस में ऐड कर देता है। और सीबीएसई अगर उसको हटा भी देती है तो आईसीएसई बोर्ड को लगता है कि नहीं, इसको जो है हटाना ठीक नहीं होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो हटाता नहीं है। तो उसी तरह से लॉग सीबीएसई इंट्रोड्यूस तो कर दी थी 86 में, मैंने 1986 में इंट्रोड्यूस कर दी क्लास 9 में, तो आईसीएसई बोर्ड भी कर दिया। लेकिन 2005 में सीबीएसई उसको हटा दी, 9 में ही हटा दी। चलो 10 में भी दे देता, वो भी हटा नहीं दिया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और 11-12 में है ही नहीं, तो हम पढ़ेंगे कब? और जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे? वो समझेंगे क्या कि वो है क्या? ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस किए कि क्या था, क्या है, क्या नहीं है, क्या रहना चाहिए, है या नहीं है, जानना तो चाहिए। ठीक है, तो जब जानना चाहिए तो हम लोग शुरू करते हैं। लॉगरिथम का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपसे ये कहेंगे
कि आपका जो पब्लिक लाइफ है, आजकल सभी ऐसे पहले भी सोते थे, लेकिन आजकल सभी लोग सोते हैं पलंग पे, जो बॉक्स बनवाते हैं, ठीक है, पलंग बनवाते हैं, चारपाई तो है ही। तो आप टिम्बर यानी लकड़ी के दुकान में जाएंगे तो लकड़ी के दुकान में जो मालिक होता है वो अपने लेबर से कहता है कि फलाना फलाना का जो काम आया था, उसके वो जो लकड़ी उसके द्वारा भेजा गया था उसका लॉग बन गया क्या? हम लोग भी लॉगरिथम का शॉर्ट नेम लॉग ही पढ़ते हैं, LOG, ठीक है, लॉगरिथम नहीं पढ़ते हैं। लॉगरिथम सिर्फ चैप्टर का नाम ही तक सीमित कर देते हैं, बाद में सिर्फ लॉग पढ़ते हैं, ठीक है। तो लॉग माने होता है लकड़ी का बड़ा टुकड़ा था, उस टुकड़े को जितना ज़रूरी है, जिस हिसाब से जिस आदमी का जो सामान बनाना है, उस सामान के अनुसार लकड़ी का टुकड़ा करना है, उसी टुकड़े का नाम लॉग है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी जो लॉग का मतलब पीस हुआ, टुकड़ा हुआ, ठीक है। तो लॉग है माने किसी बड़े चीज़ को जब छोटा करना है तो लॉग उसको कहते हैं। तो अब समझ गए कि हिंदी में इसका नाम है लघु गणक। लघु माने छोटा, गणक अलग है, रिथम, लॉग अलग कर दिए, लॉग हो गया लघु, रिथम हो गया गणक, माने कैलकुलेट करना, स्मॉल कैलकुलेशंस, ठीक है। अब हम लोग यह जानते हैं कि लॉग पढ़ते कैसे हैं। अब थोड़ा सा आप ये जानते हैं कि कोई भी काम बिना आवश्यकता के नहीं होती है। जब आवश्यकता पड़ती है तभी किसी भी चीज़ की वह इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यकता क्या हुई जो हमको लॉग पढ़ना पड़ा। पहले थोड़ा सा उदाहरण हम इसको ले लेते हैं, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम 2 to the power 3 लिखे, तो इसको तो हम लिख देंगे 2 into 2 into 2, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 4 to the power 4 है तो इसको लिख देते हैं 4 into 4 into 4 into 4 into 4, यानी इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना होता है। इसी तरह से किसी भी इंटीग्रल नंबर, पूर्णांक संख्या पर अगर इंटीग्रल एक्सपोनेंट है तो हम लोग उसको इवेल्युएट या कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 3 to the power 7/15 है तो बोलिए तो कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें कौन सा चीज़ है जो रियल नंबर नहीं है? बोलिए, कैसे कहेंगे कि यह नंबर है, यह नंबर है, यह नंबर नहीं है? क्या यह भी तो नंबर है? जब ये इवेल्युएट हो सकता है, ये इवेल्युएट हो सकता है, तो यह क्यों इवेल्युएट नहीं हो सकता? यह भी इवेल्युएट हो सकता है। करेंगे कैसे? तो समझ में नहीं आई बात। अब देखिए, तो यह आवश्यकता पड़ गई ना। तो आवश्यकता जब पड़ी तो आविष्कार हुआ। इसीलिए ये छोटी संख्या है, ये सब तो बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, क्योंकि एक्सपोनेंट 7/15 बहुत छोटा हो जाता है। इसका वैल्यू 3 तो नहीं होना है, 3 से छोटा हो जाना है, ठीक है। तो स्मॉल कैलकुलेशन हुआ। यही आवश्यकता पड़ी कि हम इसको जब कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं? अब ये तो होना मुश्किल हो रहा है। इसी के फॉर्म में रहने दे, ये तो अलग बात है। लेकिन इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर क्या होगा, खास रियल नंबर क्या होगा? जिस तरह से इसका 8 हो जाएगा, इसका क्या होगा 16, 16 या 256, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 256। तो ये उसी तरह से ये कौन सा नंबर होगा? नहीं बता रहे हैं, अभी नहीं बता सकते। तो जब नहीं बता सकते हैं लेकिन नंबर तो है, इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, एक नंबर लाने के लिए आवश्यकता पड़ गई किसी नए सिस्टम की। उसी सिस्टम के लिए को हम लोग लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। अब हम फिर से, अब इसको तो मिटा देते हैं,
लेकिन आपको ये बतलाते हैं कि इसका हम शुरू कैसे करेंगे लॉगरिथम का। पहले ये चीज़ जानते हैं कि आप स्कूल आ रहे हैं क्लास में, तो आप अपने बैग में आज के रूटीन के अनुसार जो सब्जेक्ट्स है, क्योंकि एक ही पीरियड का तो कोई क्लास नहीं होता है ना स्कूल में, डिफरेंट पीरियड्स होंगे और डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, और उस अनुसार आपके पास आपके बैग में कापियाँ भी होंगी। इसके साथ साथ आप डिफरेंट पेन भी रखते हैं, टिफ़िन बॉक्स भी रखते हैं, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी रखते हैं, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी रखते हैं, और भी कोई चीज़ होता है तो उसको भी रखते हैं। ठीक है, अब बोलिए, क्या आपको कोई टीचर ये टोक दिया कभी कि तुम मेरा सब्जेक्ट का बुक और कॉपी एक साथ क्यों नहीं रखते हो? नहीं टोका होगा। कोई टीचर कभी आपको ये टोका कि नहीं मैथ बुक बाद में रखो, फिजिक्स का बुक पहले रखो, हमारा बुक ऊपर रहना चाहिए? कभी कोई टोका? नहीं टोका। क्यों? इसकी आवश्यकता क्या है? मैथ बुक पहले है कि फिजिक्स बुक पहले है कि सोशल साइंस का बुक पहले है, इससे क्या मतलब है? हमको ले जाना है, कैसे ले जाना है हम जानेंगे। आपके सब्जेक्ट में हम वो बुक नहीं निकालेंगे तब ना हम दोषी हैं, तभी ना कोई टीचर आपको टोक सकता है कि वाई नॉट ब्रिंग माय सब्जेक्ट बुक, तभी टोकेगा। ऐसे क्यों टोकेगा? कैसे टोकेगा? अब मान लीजिए आपका स्कूल बैग है, उसमें 3 पॉकेट है, आपकी इच्छा होगी कि नहीं हम बीच वाले में कॉपियाँ रखें, टिफ़िन बॉक्स रखें, वगैरह वगैरह रखें, आगे वाले में हम बुक रखें, ठीक है, और पीछे वाले, सबसे पीछे वाले में कोई मिसलेनियस चीज़ रखें। ठीक है, कभी दूसरे दिन मन हो गया कि नहीं हम बीच वाले में बुक रखें, पीछे वाले में कॉपीज रखें और आगे वाले में मिसलेनियस रखें। तो हमको क्या मतलब है इससे? हमको तो मतलब है कि जब मेरा क्लास हो, मेरे सब्जेक्ट का कॉपी और मेरा सब्जेक्ट का बुक आपको डेस्क पर होना चाहिए, इसी से मतलब है। उसके बाद आप स्कूल का बैग बाएं कंधे में लटका के ला रहे हैं कि दाहिने कंधे में लटका के ला रहे हैं कि दोनों कंधे में बराबर बराबर भार दे के पीठ पर ला रहे हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? किसी भी तरह हो सकता है आप हाथी में लटका कर आएँ, हो सकता है आपकी इच्छा हो जाए नहीं आज बहुत गर्मी है, धूप है, कैप नहीं लिए हैं, छाता भी नहीं लिए, तो सिर पर ही रख लेते हैं बैग, चलो क्या होगा, थोड़ा धूप से तो बच जाएंगे। ठीक है, या बैग अगर मान लीजिए आपका वाटर रेसिस्टेंट है, थोड़ी मोड़ी वर्षा हो रही है, तो चलो बैग को ही छाता बना लेते हैं, सिर पर रख लेते हैं। तो ये आपका सामान है, आपका स्टाइल है, हमको उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हमारा तो मतलब निकलना चाहिए। ठीक उसी तरह से अब यहाँ देखिए, हम भी स्टाइल बदलते हैं। मान लीजिए हम जैसे पहले 2 क्यूब लिखे थे, तो 2 क्यूब इक्वल टू 8 हुआ, और 4 टू द पावर 4 लिखे थे और इसका वैल्यू 256 हुआ। ठीक है, अब अगर इसी में हम एक चीज ऐसे लिखे, अब यहां देखिए ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये वैल्यू है। उसी तरह से ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें log LOG, और यहाँ पर 2 लिखें और यहाँ 8 लिखें और यहाँ 3 लिखें, उसी तरह से यहाँ, अच्छा चलिए इसको हम 5 कर देते हैं, सेम पावर नहीं रखते हैं, चलिए इसको और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1024। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे log 4 1032 24 सॉरी 24 इज इक्वल टू 5।
ऐसे ही लिखे तो आप कहिएगा कि इसी बात को आप ये लिखे हैं, इसी बात को ये लिखे हैं, तो अगर हम इसी से वापस जाना चाहें तो कैसे जाएं? तो इस लॉग को हटाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे हटाएंगे, 2 क्यूब इक्वल टू 8 है कि नहीं, 4 टू दी पावर 5 इक्वल टू 1024 है कि नहीं। लॉग खत्म हो गया, लॉग हटा दिए, हमारा स्टाइल है ये, ठीक है। अब कोई भी स्टाइल हम लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो यहाँ जब आवश्यकता के अनुकूल काम करते हैं, ठीक है। तो आवश्यकता पड़ी इसीलिए स्टाइल बदले, अब बदले तो सुविधा हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ये देखें कि लॉग, अब देखिए ये 2 नीचे लिखे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ लिखते हैं लॉग एट द बेस ऑफ 2, 2 बेस ही है। पढ़ेंगे कैसे इसको? तो लॉग एट द बेस ऑफ 2 या लॉग ऑफ 8 एट द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। क्या पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 8 एट द बेस ऑफ 2 इक्वल टू 3, या हिंदी वाले या भारतीय भाषा वाले ऐसे कहेंगे 8 का लॉग 2 के बेस पर 3 होता है, 8 का लॉग 2 के बेस पर 3 होता है, ठीक है। या log ऑफ 8 एट द बेस ऑफ 2 इज 3। उसी तरह से log ऑफ 1024 एट द बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। log ऑफ 1024 एट द बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू 5, यानी 1024 का लॉग 4 के बेस पर 5 होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो पढ़ने का, लिखने का स्टाइल हो गया, और बदलने का, चेंज करने का भी समझ गए कि कैसे चेंज करेंगे। लॉग लिखना है तो बेस नीचे यहाँ रखिए, संख्या यहाँ रखिए, यहाँ एक्सपोनेंट रखिए। तो लॉग का डेफिनीशन क्या हुआ? ये तो आप सही, ठीक है, आप समझा दिए, हम आप भी कुछ समझ गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि लॉग का डेफिनीशन क्या है, तो हम अब उसी जगह पर आते हैं। लिखे क्या? ये 3 एक्सपोनेंट है और ये 5 एक्सपोनेंट है, तो लॉग का वैल्यू देखिए 3 है और 5 है, यानी एक्सपोनेंट ही वैल्यू है, लॉग है। तो व्हाट इज लॉग? तो लॉग इज एन एक्सपोनेंट। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज लॉग? तो आंसर है log is an exponent। अब आप जानते हैं कि एक्सपोनेंट, बोलिए अगर हम यही 3 यहाँ जान रहे हैं कि एक्सपोनेंट है, अगर सिर्फ 3 हम यहाँ लिख दें तो क्या ये एक्सपोनेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। एक्सपोनेंट है तो बेस देना पड़ेगा। तो जब हम कह रहे हैं कि log इज एन एक्सपोनेंट, तो इसका बेस तो होगा ही, बिना बेस के तो एक्सपोनेंट नहीं होता। तो इसके लिए हम लिखेंगे log इज एन एक्सपोनेंट, तो व्हिच व्हेन, जब एक्सपोनेंट है तो कि बेस पर चढ़ाना पड़ेगा, व्हिच व्हेन रेज टू द बेस gives the number, ठीक है। What is the log? Log is an exponent। अब exponent that should when raised to the base gives the number। जब ये 3 बेस पर चढ़ाया गया तो नंबर दिया, इवेल्युएट करके 8 हुआ। यही एक्सपोनेंट जब बेस पर चढ़ाया गया तो हमको नंबर दिया 1024, ठीक है। तो लॉग सिंपली अगर कोई पूछे व्हाट इज लॉग, तो लॉग इज एन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ही लॉग है, ठीक है। तो अब देखिए
अगर मान लीजिए जैसे मैं लिखा था कि 3 टू द पावर 7/15, तो ये एक्सपोनेंट हो गया और ये बेस हो गया। इसका कुछ वैल्यू अगर मान लिया जाए कि x है, तो कैसे लिखेंगे? तो जब तक थोड़ा लॉग का कुछ डेफिनेशन और फार्मूला नहीं देख लेंगे तब तक हम लोग इसको लिख नहीं सकते हैं, या लिखेंगे तो समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं अब आपको लॉग क्यों पढ़े, लॉग का डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यह लॉग जो है जितना मैथ वाले के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही बायो वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कि अब मैंने पहले ही चर्चा किया था कि जब आप 11 में मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, पीएच वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको लॉग का ज़रूरी पड़ेगा। ये सारे चैप्टर्स तो 11 में ही हैं, और 12 में तो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब में पढ़ना है। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, और मैथ वाले के लिए तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ सकते, मैथ वाले आर्ट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैथ में ही ज़रूरी है। जिस तरह से बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में मुझे पता नहीं है, शायद ऐसा टॉपिक भी नहीं होगा जिसमें कि लॉग हो, लेकिन बायोलॉजी वाले अगर बायोलॉजी रखेंगे, हालांकि सीबीएसई में नॉर्म बदल गया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कुछ भी रख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर दिक्कत है कि आप मेडिकल में जाएंगे तो बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स चाहिए, और नहीं रखे हैं तब नहीं भरिएगा, नहीं भर सकते हैं। उसी तरह से इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री रखना ही पड़ेगा। अब चाहिएगा कि मैथ के साथ हम हिस्ट्री सिविक्स रखे हैं, रख सकते हैं, पास कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री सिविक्स रख करके चाहिएगा कि हम इंजीनियरिंग में चले जाएं, तो ये नहीं होगा। तो जनरली इसीलिए लोग मैथ के साथ फिजिक्स, इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रखते हैं, यानी पीसीएम रखते हैं। और अगर मेडिकल लाइन या उस तरह के साइंस में जाना चाहते हैं तो पीसीबी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पी एंड सी यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है, और फिजिक्स तो आपको 11 में जाएंगे जो आ रहे हैं या हैं, ठीक है, तो वो जानते हैं कि फिजिक्स जो है वो उसका बैकबोन मैथ ही है, बिना मैथ के फिजिक्स नहीं है। तो इसीलिए लॉग की आवश्यकता है। अब हम लोग ये जाने कि लॉग में जैसे हमने लिखा था, अब 2, 3, 4, 5 ये लिखने से फार्मूला नहीं बनेगा। अब हम यहाँ लिखते हैं लॉग ए बी, यहाँ लिखते हैं सी। ठीक है, ये हो गया बेस। अब देखिए लिखने का तरीका, लॉग हो गया, ये देखिए इसको कहते हैं, इसको समझिए कि कमर है। ठीक है, और ये हो गया पैर, और ये हो गया सिर, ये सामने सिर हो गया, ये कमर हो गया, ये पैर हो गया। ठीक है, तो बॉडी का 3 पार्ट हो गया। तो जिसका लॉग निकालना है वो यहाँ होता है, जैसे बी का लॉग निकालना है। अब इस किस बेस पर, तो उसको यहाँ लिखना है पैर के पास, और उस बेस पर नंबर पर भी क्या एक्सपोनेंट है, अगर होगा तो उसको यहाँ रखेंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब इक्वल टू जो वैल्यू होगा यह रियल नंबर है। ठीक है, इसमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि लॉग ए इस पर बी लिख देता है, बेस गायब कर देता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, समझे। अगर यह बेस है तो इसको जी थोड़ा के पास यहाँ नीचे में लिखिए, और बी को इसके ठीक जी के सामने या ओ के सामने सामने लिखिए बी। ठीक है, और तब इक्वल टू कुछ दीजिए। अगर इस बी पर भी एक्सपोनेंट है तो आप यहाँ लिख सकते हैं फिर अलग से,
अलग से इस b पर एक्सपोनेंट कुछ भी, मान लीजिए d है, x है, कुछ भी है, आप एक्सपोनेंट दीजिए, ठीक है, तभी आप यहाँ लिखेंगे। ये वैल्यू आप यहाँ जो भी वैल्यू c हो, d हो, e हो, कुछ भी हो, यहाँ आप लिखेंगे। तो ये लिखने में कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा चीज़ है जो चूँकि सिलेबस में नहीं है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ को यहाँ मेंशन करना, चूँकि लॉग छोटा सा नहीं है। आप बुक में देखेंगे या हम लोग जब पढ़े थे तो 3-3 चैप्टर था लॉग का, डिफरेंट चैप्टर्स थे लॉग के। उतना आप पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, चूँकि लॉग है ही नहीं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो एप्लीकेशन है, उतना ही लॉग यहाँ पढ़ना है। मैथमेटिक्स में भी उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत पर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ ये है, यहाँ देखेंगे कि लॉग में a का वैल्यू यानी बेस जो है यह कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। a कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या ऐसे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको नंबर लाइन बनाएं, यहाँ 0 लिखें, यहाँ 1 लिखें, यहाँ 2 लिखें, यानी सो ऑन लिखें, तो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के बाद कुछ भी हो सकता है, 1 तक हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता, और फिर 1 के बाद कुछ जो है सारे के सारे होंगे, ठीक है, सारे के सारे होंगे। आई बात समझ में? माने रियल नंबर सिस्टम से अगर हम इसको माइनस करें तो ऐसे लिखेंगे 0 and 1। पूरा के पूरा रियल नंबर में से हम लोग 0 और 1 को निकाल लेंगे, उसके बाद जो बचेगा, जानते हैं 0 और 1 के बीच में तो पॉजिटिव नंबर है लेकिन छोटी संख्या है, और 1 के बाद 1 से बड़ी हो गई, और जितना आगे जाएंगे उतनी बड़ी होती चली जाएगी। 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे अगर बोलिए कि 0 टू द पावर x लिखें और कह दें 5, तो है संभव? 0 पर कुछ भी पावर देंगे तो x 5 हो सकता है? 1 ही हो सकता है। 0 पर कुछ भी पावर देंगे तो नहीं हो सकता, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ है कि 1 पर हम कुछ पावर दें, मान लीजिए x पावर दें और इसका वैल्यू 2 हो जाए, चाहे छोटा पावर हो चाहे बड़ा पावर हो, कुछ भी पावर दें तो 2 होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 पर कुछ भी पावर देंगे तो सिर्फ 1 की पुनरावृत्ति होगी, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, दूसरा चीज़ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बेस लॉग का 0 और 1 नहीं हो सकता है। इसको छोड़ करके कुछ भी करें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ मेंशन हम आपको कर दिए, समझा दिए कि बेस का वैल्यू क्या होना चाहिए। यानी अगर इसको कहें कि a कितना के बराबर होना चाहिए, तो a होना चाहिए रियल नंबर में से 0 और 1 को निकाल लीजिए, तब जो रियल नंबर सिस्टम में जो बचा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। r प्लस लिखिए यहाँ पर, r प्लस, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव अगर उस नहीं लिखेंगे तब तो सारा हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखे हैं। r प्लस होना चाहिए, ठीक है, और 0 और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ होना, यही 2 नंबर r पॉजिटिव r में से माइनस कर लेंगे, पॉजिटिव r में 0 भी रखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम मेंशन कर दिए कि 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, इसके बाद हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है, और 1 के बाद तो सब है ही, बड़ा छोटा जो भी है लेना है, जो लेना हो लीजिए, ठीक है। लेकिन 0 और 1 को छोड़कर तो पॉजिटिव नंबर यानी a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके बाद बचा b, तो b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
तभी लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। b का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी b के लिए हम r प्लस ले सकते हैं -0, यानी b के लिए हम क्या लिखेंगे, जिस तरह से a के लिए लिखे तो b इक्वल टू r प्लस माइनस सिर्फ 0। ठीक है, b का वैल्यू 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, लेकिन b का वैल्यू 0 नहीं होगा। यानी a और b में कॉमन चीज़ क्या है जो नहीं है दोनों के लिए, तो वह है 0। ठीक है, जो 0 दोनों में नहीं है, लेकिन a में 1 नहीं है, b में इसके बाद सब चीज़ है पॉजिटिव में। ठीक है, तभी डिफाइन होगा। अब आप कहेंगे कि जब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या यह सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और c का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए लॉग का डेफिनेशन में क्या बतलाए थे कि लॉग क्या होना चाहिए, लॉग क्या है, तो एक्सपोनेंट है। अब बोलिए 2 टू द पावर -3 को आप क्या लिखेंगे, 1/2³ तो इक्वल टू +8, नहीं सॉरी 1/8 हुआ कि नहीं। अब यहाँ तो माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इतना लिखेंगे कि नहीं। अब इसको बीच से गायब कर दीजिए, तो अब इसको बीच से गायब कर दीजिए तो 2 टू द पावर -3 1/8 हो गया। अगर इसको हम लॉग का डेफिनेशन जो हम शुरू में दिए थे, यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ 1/8 लिखें, तो इक्वल टू -3 होगा कि नहीं। देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है ना। तो लॉग का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव तो है ही। ठीक है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो लॉग का जो वैल्यू होगा, अगर सेट थ्योरी में फंक्शन जब पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो जानेंगे कि लॉग का जो रेंज है वह पूरा का पूरा रियल नंबर है, पूरा का पूरा -∞ से +∞ तक। ठीक है, जो फंक्शन का रेंज है वह +∞ से -∞ से +∞ तक। ठीक है, पूरा का पूरा रियल नंबर आंसर होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि 2 टू द पावर -3 है तो प्लस कैसे आंसर आया, जबकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो फिर भी प्लस आंसर है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं है। बेस नेगेटिव नहीं है तो सॉल्यूशन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बेस नेगेटिव होगा तभी एक्सपोनेंट उसको नेगेटिव या पॉजिटिव बना सकता है। ठीक है, इवन पावर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड पावर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन बेस अगर पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंट के नेगेटिव पॉजिटिव होने से संख्या नेगेटिव नहीं होगी, वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, जैसे 2 टू द पावर +3 रहता तो 8 होता, -3 है तो 1/8 हुआ। ठीक है, इस बात को समझे। अब आज हम पहले एक फार्मूला आपको बतलाते हैं, इसके आधार उसके बाद हम देखते हैं, आज क्लास फिर बंद करेंगे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और हमको उम्मीद है कि 2 क्लास, आज के बाद 2 क्लास और लेना होगा, और इसके बाद आपका जितनी भी आवश्यकता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अप टू दी 12 या आगे भी आपको लॉग की जो भी आवश्यकता है सारी की सारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी। और ये इंडिपेंडेंट यानी क्लास फ्री है। क्लास फ्री का मतलब ये नहीं कि हम किस क्लास के लिए पढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं। ये फ्री ऑफ क्लास है, फ्री फ्रॉम क्लास है। आप 9 में पढ़ रहे हैं तो ICSE बोर्ड में उसके लिए तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि उसके लिए चैप्टर्स है, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10 में है तो 10 में ICSE बोर्ड में इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। और जब हम लोग यानी 9 और 10 के बच्चे 11 में आएंगे, 12 में आएंगे और साइंस रखेंगे तो लॉगरिथम से पहला पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे सिलेबस में हो ना हो। ठीक है, तो एक फार्मूला लिखते हैं कि लॉग
a के बेस पर b या a के बेस पर m इंटू n इक्वल टू हो जाएगा log a के बेस पर m प्लस log a के बेस पर n। आप कहेंगे यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है m और n में, यहाँ प्लस हो गया, यही तो log का प्रॉपर्टी है। आप खुद भी जानते हैं पहले भी कि log क्या है, तो एक्सपोनेंट है। अगर हम यहाँ लिख देते 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर क्या लिखते, 3 इंटू 2 लिखते क्या? बोलिए, ये गलत होता। क्या लिखते, 3 प्लस 2 होता कि नहीं? तो log में जो है वह नंबर जो एक्सपोनेंट होता है, तो नंबर पर जो एक्सपोनेंट है अगर बेस समान है तो वो जुट जाएगा। तो देखिए यहाँ a के बेस पर m इंटू n है ना, a के बेस पर m इंटू n है, तो इसीलिए log m प्लस log n होगा। ये तो हो गया, चलो एक्सपोनेंट के रूल से बतलाए हम, लेकिन अब लॉगरिथम के रूल से भी देखना है। तो देखते हैं लॉगरिथम के रूल से क्या होगा, कैसे होगा। हम यहाँ पर ये जो हम जानते हैं उसी से शुरू कर सकते हैं ना। हम यहाँ पर लेते हैं कि जब ये एक नंबर है तो इसका भी एक वैल्यू होगा, ये एक नंबर है तो इसका भी एक वैल्यू होगा, ये एक नंबर है तो इसका भी एक वैल्यू होगा। तो लेट करते हैं, लेट log एट द बेस ऑफ a m इंटू n, मान लिए कि ये x है। अगर इसका एक्सपोनेंट तोड़ेंगे या log तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन जो पहले बताए थे कि a टू दी पावर x इक्वल टू m इंटू n, लिखेंगे कि नहीं? यही डेफिनेशन दिए थे आपको कि log से चेंज को कैसे ब्रेक करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी फिर से सपोज करते हैं log a के बेस पर m को y मान लेते हैं, तो इसका जब चेंज करेंगे log हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, a टू दी पावर y इक्वल टू m। और उसी तरह से अगर log a के बेस पर n को सपोज करें z, तो log तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, a टू दी पावर z इक्वल टू n। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लिखते हैं a टू दी पावर x, तो यहाँ क्या लिखेंगे, m इंटू n लिखेंगे। यहाँ है ना a टू दी पावर x इक्वल टू m इंटू n। m के बदले में हम क्या लिखेंगे, n के बदले में क्या लिखेंगे, बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? a टू दी पावर y इंटू a टू दी पावर z लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, a टू दी पावर y प्लस z होगा ना, यानी कि a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y प्लस z। अब आप जानते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच में इक्वलिटी साइन हो, दोनों का बेस बराबर हो, तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा। ठीक है। आप जानते हैं क्या कि यदि दो संख्या एक बराबर हो और दोनों का बेस भी बराबर हो तो एक्सपोनेंट भी बराबर होगा। ठीक है। तो इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू y प्लस z। तो x किसको माने हैं, x माने हैं log a के बेस पर m इंटू n को। तो दिस इम्प्लाइज log a के बेस पर m इंटू n इक्वल टू y किसको माने हैं, log a के बेस पर m को, और z किसको माने हैं, तो log a के बेस पर n को। हुआ कि नहीं, देखिए। ठीक है। फिर से समझिए कि log a के बेस पर m इंटू n को हम लिखते हैं log m प्लस log n। यही log का प्रॉपर्टी है, खासियत है कि गुना जो है वो जोड़ में बदल जाता है। ठीक है।
हम लोग बचपन में सबसे पहले जोड़ सीखे थे, फिर घटाव सीखे थे, फिर गुना सीखे थे, फिर भाग सीखे थे। ये क्रम था हमारे सीखने का। क्यों था? जोड़ना आसान होता है, घटाना उससे थोड़ा भारी होता है, गुना उससे थोड़ा भारी होता है, और भाग इन सब में भारी होता है। ठीक है, तो क्रम से हम आगे बढ़े। और अगर गुना जोड़ में बदल जाए तो डिफ़िकल्ट थिंग आसानी में बदल जाएगा, है ना। डिफ़िकल्ट थिंग आसानी में बदल जाएगा, ये हमारे लिए सुविधाजनक हो गया। तो फिर से बोल रहे थे कि log a के बेस पर m इंटू एन log a प्लस log n। तो मान लेंगे हम क्या, तो log जो शुरू में सीखे log तोड़ने के लिए, तो माना log a के बेस पर m इंटू एन इक्वल टू x है, तो log तोड़ेंगे तो a टू द पावर x इक्वल टू m इंटू एन। ठीक है, फिर log a के बेस पर m इक्वल टू y है, तो log तोड़ेंगे तो a टू द पावर y इक्वल टू m। फिर log a के बेस पर n है तो a टू द पावर z इक्वल टू n हो गया। अब यहाँ से चलें कि a टू द पावर x इक्वल टू m इंटू n है, तो m और n का वैल्यू बैठाए तो क्या लिखेंगे, a टू द पावर y इंटू a टू द पावर z। अब a टू द पावर x इक्वल टू, जब यहाँ a टू द पावर y इंटू a टू द पावर z है, तो बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा। यही ना एक्सपोनेंट का रूल है, a टू द पावर y प्लस z। अब देखिए ये भी बोले हम कि यदि दो संख्या समान हो और उसका आधार भी समान हो तो उसका पावर बराबर होता है। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ दोनों a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y प्लस z है, तो यानी a और a इक्वल है और दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन भी है, बराबर का चिन्ह भी है, तो x और y प्लस z इक्वल हो गया। तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो x का वैल्यू हम फिर ये वापस करेंगे, x इक्वल टू x के बदले में log a के बेस पर mn और y के बदले में log a के बेस पर m यहाँ लिखे, और z के बदले में log a के बेस पर n। ठीक है, तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला हुआ। ठीक है ना, हम लोग ज़बरदस्ती कुछ नहीं करें। मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़बरदस्ती नहीं है, लाठी मार करके नहीं समझना है। ठीक है, अब इसी के आधार पर अगर हम ये लिखना चाहें, देखिए मैं लिख रहा हूं कि log a के बेस पर m इंटू n इंटू p इंटू q इंटू सो ऑन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log a के बेस पर m प्लस log a के बेस पर n प्लस log a के बेस पर p प्लस log a के बेस पर q और प्लस सो ऑन, जो सब रहेगा जहाँ तक रहेगा, एक है चाहे 1000 है, जो भी है सब प्लस में लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आज एक फार्मूला लिख रहे हैं। फिर से देख रहा हूं तो मैं फिर से एक फार्मूला लिख देता हूं। ये फार्मूला है log a के बेस पर m डिवाइडेड बाय n, यानी m अपॉन n। तो आप यहाँ देखिए कि मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन हो गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट में डिवीजन है, तो यहाँ एडिशन के अपोजिट में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, m माइनस log n। ठीक है, ये हम नहीं भी बोले, लिखेंगे। बिना बेस के तो एक्सपोनेंट हो ही नहीं सकता, जब log एक्सपोनेंट है तो बिना बेस के एक्सपोनेंट कैसे होगा, इसी को प्रूव करना है। तो बस जैसे पहले प्रूव किए, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z। ठीक है, वैसे ही लिख सकते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, log a के बेस पर m अपॉन n को मान लेते हैं x, तो इसका जब हम ब्रेक करेंगे log, तो a टू द पावर x इक्वल टू m अपॉन n। उसी तरह से log a के बेस पर m को मान लिए y, दिस इम्प्लाइज log a टू द पावर y इक्वल टू m, log
a to the power n equal to z. This implies a to the power z equal to n. ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको लेकर चलते हैं, a to the power x equal to m upon n. तो m के बदले में क्या लिखेंगे, a to the power y, a to the power y, n के जगह पर a to the power z हो गया ना। अब इसी a to the power z को a to the power y इंटू लिख सकते हैं a to the power माइनस z, ठीक है ना, माइनस z है तो वही नीचे आके प्लस हो जाएगा। और जब बेसेज समान हो और तो पावर ऐड हो जाएगा तो a to the power y प्लस माइनस z हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे a to the power y माइनस z, और इसको यहाँ कैरी ओवर कर लेते हैं, a to the power x इक्वल टू a to the power y माइनस z। फिर वही उसी तरह से जब दो संख्या समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू y माइनस z। अब x का वैल्यू बैठाइए, log a के बेस पर m अपॉन n इज इक्वल टू log a के बेस पर m माइनस log a के बेस पर n हो गया। अब इसके बाद फार्मूला ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ये दो फार्मूला हो गया, पहला हो गया तीन फार्मूला, ये तो सब्सिडरी फार्मूला हुआ, m इंटू एन, m प्लस n हो गया, और m n p q एंड सो ऑन, तो m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस सो ऑन, और जब m बाई n है तो हो गया m माइनस n log m माइनस log n, ठीक है। इसके बाद और भी फार्मूले हैं, हम लोग नेक्स्ट दिन के क्लास में, या अगर आज भी हो सकता है तो लिया जाए, अगर मिला ऐसा क्लास मिल जाएगा तो हम ले लेंगे, ठीक है। इस तरह का क्लास हम लोग देखें, और ये सब के लिए है, सब दिन के लिए है। अब जब भी आपको लॉग पढ़ाना हो या लॉग खुद को भी समझाना हो, दूसरे को समझाना हो, तो आप फिर से इसको देखेंगे तो आपका नॉलेज स्ट्रेंथ, गेनिंग स्ट्रेंथ, कंसीविंग स्ट्रेंथ बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, दूसरे को समझा भी सकेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज हम यहीं पर क्लास बंद करते हैं, और आपसे मेरा जो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब है तो भी, नहीं है तो भी आप व्यू करिए, जितना अधिक व्यू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।